स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल। आई एम मैमुना अनवर, योर साइंस टीचर। इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो है वो कम्प्लीटली स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने नर्वस सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ा था। अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या होती है? टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, technology, application of knowledge in areas like science and engineering, etc. टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं कि जो नॉलेज है उसकी एप्लीकेशन, उसे अप्लाई करना किसी भी फील्ड में, साइंस हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, कोई और आर्ट्स की फील्ड हो गई, किसी भी फील्ड में उसको अप्लाई करना, दैट इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी, बायो फॉर लाइफ यूज़ होता है, लिविंग, बायो जो है वर्ड लिविंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी इन विच we can say that the technology in which living organisms are used, या living things are used to help and benefit human beings. बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? The technology in which living organisms या micro organisms, लिविंग की जगह अगर हम माइक्रो लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड टू हेल्प एंड बेनिफिट ह्यूमन बींग्स, टू हेल्प एंड बेनिफिट ह्यूमन बींग्स। तो ये बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन हो जाती है। पहले मैंने आपको टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन बताई, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन एरियाज लाइक साइंस, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। एंड बायोटेक्नोलॉजी, दैट टेक्नोलॉजी इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड टू हेल्प एंड बेनिफिट ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस की हेल्प और बेनिफिट्स के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करना। जैसे कि अगर आप देखें, हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपनी फूड में यूज़ करते हैं, लाइक टू मेक योगर्ट। योगर्ट जब हम बनाते हैं तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज यूज़ हुए होते हैं। इसी तरह से चीज़ बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है, ब्रेड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। हमारी ये जो फूड इंडस्ट्री है इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए बनाई जाती हैं। उसके अलावा बहुत से ऐसे प्रोसेसेस हैं लाइक फर्मेंटेशन है, टिश्यू कल्चर है, और उसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग है। इन सब में ये भी डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए ये प्रोसेसेस किए जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे कि इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं और इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पर हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर में इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, मेडिसिन में क्या हैं, और इसके डिफरेंट फील्ड्स में जो है एप्लीकेशन क्या हैं। इससे पहले हम लोगों को आपको रिलेशनशिप जो है वो पता होना चाहिए बिटवीन क्रोमोसोम, डीएनए एंड जीन्स। फर्दर स्टडी करने से पहले ये रिलेशनशिप का जान लेना आपके लिए ज़रूरी है। रिलेशनशिप किस किस चीज़ में? क्रोमोसोम्स, डीएनए एंड जीन्स। देखिए क्रोमोसोम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स। क्रोमोसोम्स जो हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। Chromosomes are thread-like structures ये अगर इसे माइक्रोस्कोप में न्यूक्लियस के अंदर देखा जाए तो ऐसे थ्रेड लाइक नज़र आता है, लेकिन जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो उस फॉर्म पे हमें क्रोमोसोम की सही उसकी जो शेप है वो नज़र आती है। तो ये एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है। ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और क्रोमोसोम्स के अंदर जो है वो
डीएनए प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम्स में क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। डीएनए जो है ये हेरिडिटरी मटेरियल है, यानी कि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। हेरिडिटरी इसी के विरासत को कहते हैं, यानी कि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाए। इसी तरह से ये जो मटेरियल है, जो करैक्टरिस्टिक्स इसकी होंगी, ये दूसरी नेक्स्ट जनरेशन में भी इसी को ट्रांसफ़र करेगा। जीन्स जो हैं वो स्मॉल सेक्शन ऑफ डीएनए को कहते हैं। जैसे सपोज अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक कहें तो ये हो सकता है कि ये एक जीन हो, तो स्मॉल सेक्शन ऑफ डीएनए को जो है वो जीन कहते हैं। अगर हम इस डीएनए को, ये मैंने आपको क्रोमोसोम की डायग्राम बताई, ठीक है। अगर हम डीएनए की डायग्राम देखें तो वो आपको कुछ इस तरह से नज़र आती है। हमेशा अगर आप कहीं पर भी डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए जो है वो इस तरह से होता है। और इसमें इस तरह से बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये डीएनए है। इसमें स्मॉल पोर्शन जो है, कोई थोड़ा सा जो एक पोर्शन है उसे हम जीन कह सकते हैं। जैसे सपोज अगर आप कहते हैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जीन है, जीन नंबर 1 कह लेते हैं इसे हम। यहाँ से लेकर यहाँ तक छोटा बड़ा भी हो सकता है, जीन नंबर 2 है। इस तरह से मतलब सेगमेंट्स ऑफ डीएनए को हम जीन्स कहते हैं। देखिए क्रोमोसोम, जीन, क्रोमोसोम, डीएनए एंड जीन। क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। और डीएनए के स्मॉल सेक्शन को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। इसी तरह से ह्यूमन सेल्स के अंदर 1000 से भी ज़्यादा जीन जो हैं वो एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। कितने? मोर देन 1000 जीन्स आर प्रेजेंट ऑन 1 क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम में 1000 से भी ज़्यादा जीन्स होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलें स्टार्ट करते हैं टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन। ये अब आप लोगों को रिलेशनशिप समझ आ गया होगा क्रोमोसोम, डीएनए एंड जीन का, ठीक है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन, कि डीएनए जो है वो रेप्लिकेट किस तरह से करता है। रेप्लिकेशन जो है इसका मतलब होता है कॉपी बनाना, टू मेक इट्स कॉपी। जैसे आप फोटोकॉपी करवाते हैं किसी चीज़ की, एग्जैक्ट उसकी कॉपी बन जाती है, ठीक है। इसी तरह से डीएनए जो है ये इसके अंदर एक ख़ास प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, कि खुद ही अपनी कॉपी भी बना सकता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? टू मेक कॉपी ऑफ डीएनए। यानी कि डीएनए की कॉपी बनाना, दैट इज़ कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए जो है वो हमेशा ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। तो डीएनए जो है ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है न्यूक्लियस के अंदर ही। और ये जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो उसका एक फेज़ होता है इंटरफेज़। सेल ने जब डिवाइड होना है, 1 से 2 में कन्वर्ट होना है, तभी डीएनए की कॉपी चाहिए ना, ताकि वो नया सेल जो बन रहा है उसके अंदर भी सेम एग्जैक्ट वही करैक्टरिस्टिक्स जाएं जो पेरेंट सेल की थी। तो इसलिए डीएनए अपने आप की कॉपी बना लेता है। और ये जो है ये कौन से फेज़ में होता है? इंटरफेज़ में। इंटरफेज़ जो है ये सेल डिवीजन का एक स्टेप है, सेल डिवीजन का एक स्टेप है इंटरफेज़ जिसे हम कहते हैं। इस दौरान डीएनए रेप्लिकेट करता है सेल के न्यूक्लियस में, इन सेल्स न्यूक्लियस। डीएनए कब रेप्लिकेट करता है? सेल्स के न्यूक्लियस में रेप्लिकेट करता है इंटरफेज के दौरान। अच्छा, अब इसके हम लोग 2 स्टेप्स हैं डीएनए रेप्लिकेशन के। फर्स्ट वन इज अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए एंड इट्स सेपरेशन। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए एंड सेपरेशन।
देखिए डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह से मैंने आपको बताया, ये है डीएनए। ये 2 स्ट्रैंड्स हैं जो एक दूसरे के इर्द गिर्द वाइंड हुए हुए हैं, कॉइल्ड हुए हैं, ठीक है। 2 स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए में और ये दोनों एक दूसरे के गिर्द वाइंड हुए होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है अनवाइंडिंग। इन्होंने अनवाइंड होना है और स्ट्रेट हो जाना है। इनके अंदर मैंने कहा था बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये इसके ये डिफरेंट बेस पेयर्स होते हैं, इसलिए ये मैंने जो है डिफरेंट कलर से बनाए हैं, ठीक है। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ये बेसिस होते हैं, तो ये डिफरेंट बेसिस होते हैं, ये एक दूसरे के साथ अटैच हुए होते हैं इस तरह से। इसी वजह से ये जो दोनों स्टैंड्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलहदा नहीं होते और एक दूसरे से बाइंड रहते हैं। अब सबसे पहला स्टेप क्या हो गया? अनवाइंडिंग। यहाँ पे अनवाइंडिंग हो गई, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है। अनवाइंडिंग के बाद होती है सेपरेशन। अब ये दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। जैसे कि अगर आप जिप की एग्जांपल ले लें, जिप जो है अगर हम उसे ओपन करें तो उसके 2 स्ट्रैंड्स जो हैं वो पहले एक दूसरे के साथ बाइंड हुए होते हैं, वो दोनों जो हैं ओपन हो जाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे सेपरेशन हो गई, ये दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो सेपरेट हो गए हैं, अलग-अलग हो गए हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए एंड सेपरेशन ऑफ इट्स स्ट्रैंड्स। सबसे पहले क्या हुआ? अनवाइंडिंग हुई कि ये जो वाइंड किए हुए थे दोनों स्ट्रैंड्स ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गए। उसके बाद सेपरेशन हुई कि इसके दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलहदा हो गए। जैसे कि अगर आप जिप को ओपन करें तो उसके जो 2 स्ट्रैंड्स हैं वो ओपन होकर सेपरेट हो जाते हैं, उनके जो है उनमें भी इसी तरह से बाइंडिंग के लिए स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो इसी तरह से डीएनए में होता है। सेकेंड स्टेप आ जाता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब डीएनए ने रेप्लिकेट करना है, यानी कि अपनी कॉपी बनानी है। यहाँ पे हमारे ये दोनों सेपरेट स्ट्रैंड्स हैं, इनके इस तरह से यहाँ पे ये बेसिस प्रेजेंट थी। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर या न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म के अंदर न्यू बेस पेयर्स या न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, तो ये आकर इनके साथ अटैच होना शुरू हो जाएंगे। ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो मैंने लाइंस बनाई हैं ये एक्चुअली में क्या हैं? ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि एक दूसरे से बाइंड हुई थी डीएनए में। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड्स, अब ये दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट हुए हैं, तो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स जो प्रेजेंट थे वो साइटोप्लाज्म के अंदर वो आके इनके साथ जुड़ना शुरू हो गए। ये न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आकर इनके साथ जुड़ना शुरू हो गए। ये ब्लू वाला मैंने ओल्ड स्ट्रैंड बनाया है और जो रेड वाला बनाया है, देखिए रेड न्यू न्यूक्लियोटाइड्स मैं ऐड कर रही थी, तो रेड वाला जो है वो न्यू स्ट्रैंड बना है। अब देखें, एक डीएनए मॉलिक्यूल था, उसके पहले अनवाइंडिंग हुई कि वो स्ट्रेट हो गया,
उसके दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से सेपरेट हो गए। सेपरेशन के बाद जो ये दो स्ट्रैंड्स अब अलग-अलग उसके अंदर प्रेजेंट है। न्यू न्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट थे। वो न्यूक्लियोटाइड्स कुछ इसके साथ आके जुड़ना शुरू हो गए और कुछ जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स इस दूसरे वाले स्ट्रैंड के साथ आके जुड़ना शुरू हो गए। देखिए ये वाला स्ट्रैंड था, इसके साथ आके ये न्यू न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ गए, तो ये बिल्कुल देखें इसकी तरह एक नई जो है वो डीएनए की कॉपी बन गई। इसी तरह से ये वाला स्ट्रैंड, ये एक ओल्ड स्ट्रैंड था, ये आके इसके साथ नया स्ट्रैंड जो है वो अटैच हो गया। तो एक डीएनए मॉलिक्यूल से 2 डॉटर डीएनए बन गए। इन्हें हम क्या कहेंगे? डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल। ये 2 स्ट्रैंड्स बन गए हैं। इसमें एक 1 जो है वो पेरेंट स्ट्रैंड है, 1 जो है वो डॉटर स्ट्रैंड न्यू स्ट्रैंड है। इसी तरह से इसमें ये वाला पेरेंट स्ट्रैंड है जो कि पहले वाला प्रेजेंट था, और ये वाला जो है न्यू डॉटर स्ट्रैंड या फिर न्यू स्ट्रैंड, इसे हम डॉटर डीएनए कहेंगे। तो इस तरह से डीएनए ने अपनी ही कॉपी बना ली। इस तरह डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है 2 स्टेप्स में। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।